हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्गदर्शक। आज हम बात करेंगे मुग़ल एम्पायर की। मुग़ल एम्पायर का टाइम पीरियड रहा 1526 से 1858 तक। देखिए, ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मुग़ल एम्पायर से ही पूछे जाते हैं। तो इसकी हम शुरुआत करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहले से मिल सके और आप तक रीच हो सके मेरे चैनल की। तो आज हम बात करेंगे मुग़ल एम्पायर की। इसका टाइम पीरियड 1526 से 1858। इसकी कैपिटल कौन सी रही? देखिए, इसकी बहुत सारी कैपिटल्स रही हैं, लेकिन अलग अलग समय में अलग अलग कैपिटल रही हैं। मुग़ल एम्पायर को आप देख सकते हैं कितना बड़ा मुग़ल एम्पायर रहा है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, काबुल, इधर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, सिर्फ साउथ का ये पार्ट छोड़ दें तो सारा मुग़ल एम्पायर का ही पार्ट था। अपने पीक पे इतना बड़ा था मुग़ल एम्पायर, इसीलिए इसे एम्पायर कहा जाता है। इससे पहले हमने सुल्तानों की बात की, वो अलग अलग दिल्ली के सुल्तान माने जाते थे, लेकिन इसे मुग़ल एम्पायर इसीलिए कहा जाता है कि उसने ऑलमोस्ट सारा जो एशियन कंटिनेंट के इंडिया के आसपास का एरिया था, इंडिया था, वो सारा कैप्चर कर लिया था, इसीलिए इसे हम एम्पायर कहते हैं। आगरा की कैपिटल रही है ये 1526 से 40 तक। उसके बाद सूर्यों का राज आ गया था, तो फिर एक विराम चिन्ह लगा और 1555 से 71 तक फिर ये आगरा ही यहाँ की कैपिटल रही। फिर उसके बाद आई 1571 से 1585 तक फतेहपुर सिकरी। उसके बाद 1586 से 98 तक लाहौर बनी। उसके बाद 98 से 1648 तक बनी फिर से आगरा, और उसके बाद बनी शाहजहानाबाद दिल्ली। तो यहाँ पर लैंग्वेजेस कौन सी बोली जाती थी? पर्शियन, उर्दू, अरेबिक एक्सेट्रा, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती थी पर्शियन लैंग्वेज यानी कि फ़ारसी भाषा। यहाँ पर रिलीजन कौन सा यूज़ था? सुन्नी इस्लाम। लेकिन अकबर ने एक रिलीजन शुरू किया था, दिन इलाही, 1582 ईस्वी में, और अकबर के साथ ही ये ख़त्म हो गया था। दिन इलाही, इसके सबसे पहले किसने माना था? दिन इलाही को अडॉप्ट करने वाला पहला कौन था? वो थे राजा बीरबल। बीरबल की कहानी आपने बहुत सुनी होगी। एक नवरत्न में थे जो अकबर के। फाउंडर कौन थे इस डायनेस्टी के? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद। इनको आप बाबर के नाम से जानते हैं, बाबर के नाम से ये मशहूर हैं। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद इसके फाउंडर थे, उनकी बात करते हैं आइए। उससे पहले मुग़ल एम्पायर के जो हम दो भागों में बांटेंगे, अर्ली मुगल्स और लेटर मुगल्स। अर्ली मुगल्स कौन से थे? बाबर, हुमायूं, अकबर। इनको याद करने का तरीका है, एक ट्रिक है, भट साहब। भट साहब, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब और फिर बहादुर शाह वन। बहादुर शाह वन को कई जगह पर लेटर मुगल्स में भी गिना जाता है, लेकिन हम इसको अर्ली मुगल्स में गिनेंगे। उसके बाद आए लेटर मुगल्स। इनको भी याद करने का तरीका है, जहांगीर शाह से शुरू होता है और बहादुर शाह जफ़र से ख़त्म होता है। देखिए, इनके अलावा भी कुछ मुगल्स रहे हैं, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट मुगल्स की बात करेंगे। ये हैं लेटर मुगल्स में। अर्ली मुगल्स में हमने सभी को कवर किया है। ये है जहांगीर शाह, जहांगीर शाह। ये जो रेड में कैपिटल में दिख रहे हैं लेटर्स, इसी को हम अल्फ़ाबेट्स, इन्हीं को हम देखेंगे। जहांगीर शाह, फ़ारुख सियार, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर और शाह आलम टू, और फिर बने बहादुर शाह ज़फ़र जो हिंदुस्तान के आखिरी मुग़ल थे। इसको ट्रिक क्या है? जा फिर मास बना। ये देखिए, ये जो निमोनिक्स होते हैं, ये ट्रिक्स होती हैं, ये अभी तो आपको लग रहा होगा कि क्या बकवास है, ये क्या तरीका है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे आपको बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा कि किस ऑर्डर में थे। अगर आपको वहाँ पर ऐसे आ गया कि इस ऑर्डर में लगाओ, तो आप नहीं लगा सकते अगर आपको ट्रिक या निमोनिक्स नहीं है, या फिर आपने बहुत ज़्यादा उसको नहीं पढ़ा है, बहुत बार बार नहीं पढ़ा, फिर भी आपके भूलने के चांसेस रहेंगे। लेकिन ये ट्रिक करने के बाद आप कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। ये भट साहब और ये जा फिर मास बना। तो इसके बाद शुरुआत होती है मुग़ल एम्पायर के पहले एम्परर की। इसका नाम है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये अफ़गानिस्तान से बिलोंग करता था, ये उज़्बेकिस्तान से बिलोंग करता था बेसिकली। ये इसके पिता थे जो, वो तैमूर वंशज थे, यानी कि ये तैमूर जो राजा थे उनका वंशज था, और मदर जो थी वो चंगेज़ खान की वंशज थी। तो ये दोनों ही बहुत ही एक अग्रेसिव रूलर्स माने जाते हैं, तैमूर भी और चंगेज़ खान भी। मंगोल रूलर था चंगेज़ खान, दुनिया का सबसे बड़ा एक तरह का एम्परर हुआ है चंगेज़ खान। इसने बहुत ज़्यादा इन्वेजन्स की, बहुत बड़ा एम्परर था। तो एक तरह से इसका एक ट्रिक बन जाती है इसका नाम याद रखने की, कि जहर, ये भी बहुत जहरीला था और ये भी बहुत जहरीला था। जहर से शहर मिला तो जहर ही बना, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद।
तो इसको बाबर कहा जाता है। ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं इसकी, ये 17th सेंचुरी की रियल पेंटिंग है। 17th सेंचुरी में इसकी एक पेंटिंग बनाई गई किसी पेंटर के द्वारा, ये वो पेंटिंग है। इस तरह की वेशभूषा और इस तरह का उसकी अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस रही होगी। ही वॉज द रूलर ऑफ फरगाना। फरगाना एक अंडीजान एरिया है उज़्बेकिस्तान में, फरगाना का ये रूलर था। देखिए इसने समरकंद और फरगाना में रूल किया था। इसने क्या किया, समरकंद ये 2-3 बार हारा, 2-3 बार जीता। ये सिर्फ 12 साल की आयु में इसने वहाँ पर 100-200 लोगों को अपने साथ मिलाकर लूटपाट करनी शुरू कर दी थी। ये छोटे छोटे ऐसे हमले कर कर लूट लेता था लोगों को, कुछ रूलर्स को भी लूट लेता था, और एक तरह का मर्सिनरी था। आपको युद्ध में चाहिए सेवाएं तो ये सेवाएं देता था अपने लोगों के साथ, उनके साथ लड़ता, छोटी मोटी लड़ाइयों में लड़ता था। तो इसी तरह से इसने 3 बार समरकंद जीता और हारा, और इसी तरह से इसने फरगाना भी कई बार जीता और हारा। तो ये फिर इसने देखा कि वहाँ पर लाइफ बड़ी हाश थी, बवंडर आते रहते थे, सूखी ज़मीन, रेतीले। तो इसने इंडिया की तरफ रुख किया। 1504 में इसने काबुल को भी जीता और वहाँ का राजा बना। इसने इंडिया को टोटल 5 बार रेड किया। ऐसा नहीं था कि इसने पहली बार इंडिया के तरफ आया था, इससे पहले भी 4 बार आ चुका था। पहली बार इसने इन्वेड किया था बजौर में, पंजाब में 1519 में। तो उसके बाद इसे क्या हुआ, इसने खुद को टाइटल दिया जब ये हिंदुस्तान आया 5वीं बार, जब इसने दिल्ली के तख्त पे जीत हासिल की, तो इसने खुद को टाइटल दिया बादशाह का। इसकी ऑटोबायोग्राफी भी है तुझ के बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहा जाता है, जो टर्किश लैंग्वेज में लिखी जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं किस लैंग्वेज में लिखी गई है, तो ये है टर्किश लैंग्वेज। ये पहला ऐसा फाइटर था, ऐसा वॉरियर था जिसने गन पाउडर का यूज़ किया किसी बैटल में। और किस बैटल में यूज़ किया था, ये पानीपत के बैटल में यूज़ किया था, जिसके बाद ये दिल्ली का शासक बना। इसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था, इसकी ऑटोबायोग्राफी जो ट्रांसलेट की थी अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना कौन थे, अकबर के जो एक तरह के संरक्षक थे, बैरम खान, उनका बेटा था अब्दुल रहीम खाने खाना। वो कोर्ट पोएट था अकबर का। उन्होंने इनकी ऑटोबायोग्राफी को ट्रांसलेट किया था पर्शियन लैंग्वेज में, टर्किश लैंग्वेज से, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये रीच हो सके अकबर के रूल के टाइम पे। और इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था इसे मैडम बेब्रिज ने। ये एक ब्रिटिशर्स थी, जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ तो उन्होंने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, मैडम बेब्रिज। कई बार ये पूछा जाता है, इसको भी याद रखना। इसके बाद आता है बाबरी मस्जिद ऑफ अयोध्या वॉज मेंटेन्ड बाय मीर बागी अपॉइंटेड बाय बाबर। मीर बागी एक गवर्नर था बाबर का। तो मीर बागी ने बाबरी मस्जिद कहा जाता है कि बनाई। इसके बारे में काफ़ी कंट्रोवर्सी भी है, अब वहाँ पर राम मंदिर बन रहा है, आप देखते ही हैं। लेकिन कहा जाता है कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद बाबर के टाइम पे बनाई गई, मीर बागी के द्वारा। वहाँ का गवर्नर था और वहाँ की मेंटेनेंस का जिम्मा भी मीर बागी के ऊपर ही रखा बाबर ने। उसने गन पाउडर, मैंने आपको बता ही दिया, यूज़ किया था। तो बाबर ने कौन से युद्ध लड़े, पहले तो हम बताएंगे कि वो इंडिया कैसे आया। वो कैसे, पहले इसकी युद्ध की बात करते हैं। इसने बैटल ऑफ पानीपत लड़ा, इब्राहिम लोदी के खिलाफ, खानवा लड़ा, राणा सांगा के खिलाफ, चंदेरी लड़ा मध्य प्रदेश के मेदिनी राय के खिलाफ, और घाघरा लड़ा बिहार के मोहम्मद लोदी के खिलाफ। बाबर ने 1526 में ये बैटल ऑफ पानीपत लड़ा इब्राहिम लोदी के खिलाफ। लोदी डायनेस्टी का आखिरी रूलर था इब्राहिम लोदी। इसका क्या हुआ, इसके एक अंकल थे दौलत खान लोदी। इन्होंने इनवाइट किया बाबर का, उस वक्त काफ़ी नाम हो चुका था कि एक मर्सनरी है जो इस तरह से लूटपाट करता है, युद्धों में सहायता करता है। तो इन्होंने उसे लेटर लिखा कि आप मेरी हेल्प कीजिए, उसके बदले में मैं आपको काफ़ी दौलत दूंगा, और मुझे उसका शासन को रूल करने के लिए हेल्प कीजिए, ताकि मैं उसको हरा सकूं, अपने भतीजे को इब्राहिम लोदी को, और वहाँ का राजा बन सकूं। तो वो आया, उसने युद्ध किया, और फिर वो सोच रहा है कि दौलत खान लोदी की थोड़ी देर विश्राम करेगा, अब ये हरा दिया, अब मेरे पास राजगद्दी आ जाएगी और चला जाएगा। उसने सोचा शायद जुम्मे को चला जाएगा, नहीं गया। अगले जुम्मे को चला जाएगा, वो नहीं गया, वो जा ही नहीं रहा है। असल में क्या था, जो बाबर था उसने बवंडर देखे थे उज़्बेकिस्तान में, हार्श एटमॉस्फेयर था, बहुत सारे रूलर्स उसके ख़िलाफ़ थे। यहाँ पर दिल्ली की सर्दी उसको भा गई, यहाँ पर मौसम, फूल बगीचे बने हुए थे, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था। ये सब देखकर उसने कहा कि मैं तो नहीं जाऊँगा भाई, यहाँ का राजा मैं ही बनूँगा। दौलत खान लोदी को कहा कि तुम अपना देखो। तो इस तरह से
ये चोर था, इसको मोर पड़ गए, तो वो यहीं पर रह गया और बाबर और यहाँ का शासक बन गया। उसके बाद हुई बैटल ऑफ खानवा। ये हर साल बैटल होगी, ये 1526 में यहाँ का रूलर बना, 1527 में इसने यहाँ की लड़ाई लड़ी खानवा की। तो बैटल ऑफ खानवा में क्या हुआ, ये राजपूत और मुग़ल का पहला युद्ध था। राणा सांगा जो थे बहुत ही बड़े रूलर थे, बहुत ही ज़्यादा नाम था इनका। तो इसने क्या किया, इनके खिलाफ जिहाद का नारा दिया कि इनसे हमारे अल्लाह को ख़तरा है, आप इनके खिलाफ जिहाद का नारा दिया और सभी को कहा, सभी मुसलमानों को कहा, अपने जो भी लोग थे इनके, उनको कहा कि इनके खिलाफ लड़ाई लड़ें और हमारा राज्य स्थापित करें। एक तरह से हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बना दी। तो राणा सांगा को इन्होंने हरा दिया और उसके बाद इन्होंने गाजी का टाइटल एक्सेप्ट किया और इन्होंने स्लोगन जो दिया था वो मैंने आप बता ही दिया, जिहाद अगेंस्ट राणा सांगा। तो उसके बाद आया बैटल ऑफ चंदेरी। बैटल ऑफ चंदेरी जो है, ये मैं आपको बता दूं पहले कि बैटल ऑफ जो खानवा था ये राजस्थान में था। उसके बाद आया बैटल ऑफ चंदेरी। बैटल ऑफ चंदेरी मेदिनी राय के खिलाफ था, ये मध्य प्रदेश का एक रूलर था। चंदेरी में एक किला था, तो बाबर ने उस पर अटैक किया। काफ़ी रिटेलिएशन के बाद मेदिनी राय हार गया और वहाँ का जो, ये वुमेन रूलर नहीं था, ये गलत है, ये काट दीजिए। तो ये एक आदमी था, ये मैं आपको पहले बता दूं, ही वॉज अ मैन। मेदिनी राय गवर्नर था मध्य प्रदेश का। उस किले के ऊपर इनका कब्ज़ा हो गया क्योंकि बाबर की फोर्सेस बहुत ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा उनके पास, जो मेदिनी राय थे उनके पास हथियार भी नहीं थे उस वक्त के, वो सिर्फ आग और भाले फेंक रहे थे ऊपर से। और उससे बाबर बच गया और इन्होंने जल्दी ही कुछ घंटों में ही वहाँ पर फतेह पा ली। उसके बाद आया बैटल ऑफ घाघरा। बैटल ऑफ घाघरा का भी एक अपनी इम्पोर्टेंस है, ये बिहार में हुआ था। ये बिहार में हुआ था, ये मोहम्मद लोधी के खिलाफ हुआ था जो इब्राहिम लोधी का भाई था, ब्रदर था। तो इसने लड़ाई लड़ी इनके खिलाफ। ये पहली लड़ाई थी मिडेवल हिस्ट्री की जो ज़मीन और पानी दोनों में की गई। इसमें भी बाबर जीत गया और लोधी डायनेस्टी का पूरी तरह से अंत हो गया और एम्पायर बन गया, मुग़ल एम्पायर का स्थापना हो गई। उसके बाद आप देख सकते हैं 1530 में नेचुरल डेथ हो गई बाबर की कुछ ही महीनों बाद। और पहले तो उसे, ये देखिए, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि बाबर को पहले तो आराम बाग आगरा में दफनाया गया, लेकिन बाद में उसकी विश थी कि उसे उसके देश काबुल अफ़गानिस्तान में दफनाया जाए। ऐसा क्या होता है, आदमी का जुड़ाव होता है जहाँ पर उसने सारी ज़िंदगी बिताई है, तो उसे बागे बाबर नाम से एक जगह है वहाँ पर काबुल में, अफ़गानिस्तान में, वहाँ पर दफनाया गया। तो ये है वो जगह, आप देख सकते हैं पिक्चर में। ये पहला मुग़ल था जिसे 2 बार दफनाया गया। ये वैसे भी पहला ही मुग़ल था और अकेला ही मुग़ल था जिसे 2 बार दफनाया गया। उसके बाद आया हुमायूं। हुमायूं बाबर का बेटा था, सबसे बड़ा बेटा था और काबुल अफ़गानिस्तान में इसका जन्म हुआ था। इसकी लाइफ बहुत हार्श थी, ये सबसे अनलकी मुग़ल माना जाता है क्योंकि इसके जो रूलिंग का टाइम था ना, बहुत ज़्यादा, इसने सारी उम्र स्ट्रगल करते हुए निकाल दी। इसका नाम था, रियल नेम था नसीरुद्दीन अहमद। और इसने कब तक रूल किया था, इसने किया था, देखिए मुझे लगता है कि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा लेक्चर, सो आज हम लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। हुमायूं का हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको ये मेरा लेक्चर की हर वीडियो का पहले से नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।